गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको भेजी जा रही है आप लगातार उनको देख रहे होंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको भेजी जाती है वो लगातार आपको मिल सके। पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर था उसको हम कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक प्रमेय है, इसको हम समझते हैं। जो पिछली क्लास में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, उसी के बेस पर ये प्रमेय है। देखेगा, माना p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि कोई संख्या है यदि हमारे पास, यदि उसके स्क्वायर में यानी कि वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। जैसे कि देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक अभाज्य संख्या लिखी है p की जगह 3, ठीक है, और a की जगह मान लीजिएगा मैं एक संख्या मान लेता हूँ 9, ठीक है। अब यानी कि मैं कहूँ कि यदि 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कि अगर हम देखें तो देखिएगा 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। अब 81 में अगर हम कहें यदि 3 का भाग जाता है तो हम कहेंगे यानी कि 9 में भी 3 का भाग जाएगा। यानी कि ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, सही हो जाएंगी। यानी कि जो 9 का वर्ग होता है वो होता है 81। अब 81 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा p की जगह मैंने मान लिया 2 और a की जगह मैं मान लेता हूं 4। अब यदि हम देखें तो a का वर्ग यानी कि जो 4 का वर्ग होता है 16। अब यदि 16 में यदि 2 का भाग जा रहा है, अब हम जानते हैं कि 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार, तो हम कह सकते हैं कि 4 में भी 2 का भाग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 4 में भी 2 का भाग गया ये 2 बार। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के यदि वर्ग में उस अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो है हमारी ये प्रमेय पे आधारित। अब साथ ही एक और चीज जो आपको समझनी है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखिएगा, सह अभाज्य संख्याएं, देखिएगा, अगर सहअभाज्य संख्याएं, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि हम कहें ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। यानी कि जो संख्याएं हमें दे रखी है उनमें 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं तो मैंने लिख दिया, मान लीजिएगा एक संख्या लिखी है 3 और एक संख्या लिख दी है मैंने 5। यानी कि ये जो दोनों संख्याएं होंगी ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF निकल के आता है 1। और भी संख्याएं हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 और 11, ये दोनों संख्याएं भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में भी कोई भी 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जैसे कि मान लीजिएगा मैंने लिख दिया 5 और 8, ये दोनों संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि उन दोनों संख्याओं में यदि 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, जब हम प्रश्नावली नंबर 2.3 करेंगे जिसमें हम कोई भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे तो वहां पर हमारे ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये नियम हमारे वहां पर काम में आएगा। अब देखिएगा, एक एग्जांपल है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि √2 जो संख्या होती है वो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब देखिएगा ऐसी कोई भी यदि संख्या हमें दे दी जाए और यदि हमें उन्हें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मानकर उनको सिद्ध करेंगे। यानी कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या होती है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यदि लास्ट में जो निष्कर्ष निकल के आएगा यदि वो निष्कर्ष सही हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो परिमेय संख्या होगी, और यदि वो निष्कर्ष गलत होगा तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिएगा, जैसे कि मैंने मान लिया, माना √2
एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि √2 परिमेय संख्या हो गई। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको A/B के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि √2 बराबर हो जाएगा A/B के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो a और b है ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं यानी कि इन दोनों में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहां a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिएगा a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग निकाल लेते हैं। वर्ग निकालने से यहाँ से ये जो रूट होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो √2 का वर्ग तो हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर बराबर की जगह बराबर, और ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया √2 गुना 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो √2 गुना √2 होता है, जब हम इनको गुना करते हैं तो ये पूरा 2 हमारे पास बन के आ जाता है। ऐसे ही जब मैं √2 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास 2 बराबर a का स्क्वायर करेंगे तो a² बटे b का स्क्वायर करेंगे तो हम ये हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व कर रहे हैं तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। जब हम 2 को b से गुना करेंगे, यानी कि हम मान सकते हैं कि 2 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो हमने इसके नीचे 1 लगा लिया। अब देखिएगा जब मैं 2 को b से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2b², और जब a² को मैं 1 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं, अब देखिएगा ये जो 2b² लिखा हुआ है और बराबर में मैंने लिखा है a का स्क्वायर, यानी कि मैं कह सकता हूं जो a² का मान होगा वही मान 2b² का होगा, यानी कि b की जगह कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जिसको यदि मैं 2 से गुना करता हूं तो वो a² को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि ये जो 2 है ये a² को विभाजित कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है। अब हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि a² में यदि 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिएगा जब मैं इसको विभाजित करता हूं तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि जब मैं इसको विभाजित करूंगा तो ये जो a² है ये यानी कि a को विभाजित करेंगे, यानी कि a हमारे पास विभाजित हो जाएगा 2 से, और मैंने कहा ये c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि जब अगर मान लीजिए मैं a की जगह 4 मान लेता हूं तो देखिएगा जब मैं 2 को अगर 2 से गुना करूंगा तो 2 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 4, यानी कि c की जगह हम 2 मान सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं a बराबर 2c। ठीक है, ये हमारे पास a का मान निकल के आ चुका है, यानी a का मान हमारे पास निकल के आ चुका है 2c। अब देखिएगा इस a के मान को मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिएगा जब मैं समीकरण 1 में यदि a का मान रखता हूं तो देखिएगा 2b² तो रहेगा हमारे पास एज इट इज,
और साथ में अब हमें करना है a का स्क्वायर, तो a की जगह है हमारे पास 2c, यानी कि ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिएगा ये रहेगा 2b² बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 और c का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास c का स्क्वायर। अब देखिएगा ये 2 से 4 कट गया हमारे पास 2 बार, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं b² बराबर 2c²। अब देखिएगा वापस हमारे पास एक और कंडीशन बन गई, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई थी कि यदि a² 2 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो b² है ये 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि c की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। जब मैं 2 को संख्या से गुना करूंगा तो b² में वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं b² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो 2 संख्या है यानी अभाज्य संख्या है, इसका भाग a² में भी जा रहा है और यहाँ पर मैं अभी देखूं तो 2 का भाग b² में भी जा रहा है, यानी कि a और b इन दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ चुका है, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ 2 a एवं b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यदि देखिएगा 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया तो इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है ये गलत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि जो a और b है ये दोनों हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ हमारे पास 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ चुका है। इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने मानी थी ये कंडीशन हमारी गलत सिद्ध हो गई। इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या गलत नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं गलत सिद्ध हो गई, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, a और b सहअभाज्य संख्या है। अब यदि ये सहअभाज्य संख्या है इसका मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 2 हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इस √2 की जगह हम ले सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे √3 मान सकते हैं, √5 मान सकते हैं, यानी कि इसकी जगह कोई सी भी संख्याएं आ जाए उन सबको करने का पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। बस अंतर ये रहेगा जहां पर मैंने √2 लिखा है इस √2 की जगह हमारे पास हो जाएगा √3। फिर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा √3 का वर्ग यानी कि 3 हो जाएगा। फिर वापस बिल्कुल सेम कंडीशन चलती रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी √2 में अभाज्य संख्याएं आएंगी ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्याएं होती है। देखिएगा अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। तो हमने लिखा माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 - √3 बराबर a/b, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिएगा इस माइनस के √3 को मैं पक्षांतरण कर रहा हूं
तो ये माइनस का √3 पक्षांतन होके चला जाएगा RHS में, और a बटे b को हम ले रहे हैं LHS में। यानी कि देखिएगा 5 तो रहा एज इट इज, a बटे b इधर प्लस का है, जब मैं इसको LHS में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का a बटे b बराबर एज इट इज लिखा है। माइनस का √3 है, जब मैं इसको पक्षांतरण करके RHS में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का √3। ठीक है, अब यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि √3 बराबर 5 माइनस a बटे b। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं एलसीएम लेके। यहाँ पर मैं मान लेता हूं 5 के बटे में 1 लिखा हुआ है, तो देखिएगा √3 बराबर, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 1 और b का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास b। जब हम 1 का भाग लगाएंगे b में तो b बार, और b को जब मैं 5 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5b। माइनस लिखा है मैंने एज इट इज, b का भाग में जब b में लगाऊंगा तो ये भाग जाएगा 1 बार, और 1 को जब मैं a से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1a। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है √3 बराबर 5b माइनस a और बटे में है b, यानी कि ये संख्या बटे में लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर में लिखा हुआ है √3, अब बराबर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि हम कहें कि √3 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि ये हमारी जो संभावना है ये गलत सिद्ध हो गई है। तो देखिएगा जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब जबकि हम जानते हैं कि √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमने लिखा जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा यदि √3 एक अपरिमेय संख्या हो गई तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब जो कंडीशन हमने मानी थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत साबित हो चुकी है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 बटे √2 हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल एज इट इज हम करेंगे, यानी कि हम इनको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान के सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1 बटे √2 है इसका कर रहे हैं हम परिमेयीकरण। परिमेयीकरण करने का मतलब होता है कि जो हमें संख्या दे रखी है उसको हम अंश से भी गुना कर देते हैं और हर से भी गुना कर देते हैं। तो मैंने लिखा परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर जब मैं इसका परिमेयीकरण करूंगा तो यानी कि ये हो जाएगा 1 बटे √2, और इस √2 से मैं गुना कर दूंगा अंश को भी और हर को भी। तो देखिएगा यानी कि ये हो गया √2 और इधर भी गुना हो जाएगा √2। जब मैं √2 को 1 से गुना करूंगा तो ये रहेगा √2, और जब मैं √2 को √2 से गुना करूंगा तो ये रूट हट जाएगा और ये हमारे पास पूर्ण संख्या आ जाएगी 2। यानी कि 1 बटे √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 बटे 2। ठीक है, अब मैं इसको परिमेय संख्या मानकर सॉल्व करूंगा। तो देखिएगा मैंने लिखा है माना √2 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि हम कहें कि ये यदि परिमेय संख्या है यानी कि इसको मैं a बटे b के रूप में लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा है √2 बटे 2 बराबर हो जाएगा a बटे b के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा √2 को जब मैं b से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा √2b, और जब मैं 2 को a से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखिएगा इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा
ठीक है। तो इस b को मैं ले जाऊंगा यहाँ पर बटे में, क्योंकि √2 को मुझे रखना है बाहर। तो देखिएगा मैंने लिखा है √2 बराबर, अब ये b यहाँ पर गुना में है, तो जब ये RHS में संख्या जाएगी तो ये हो जाएगी भाग में, यानी कि ये हो जाएगा 2a बटे b। अब देखिएगा 2a बटे b, यानी कि ये संख्या तो हो गई हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर, उधर लिखा हुआ है √2, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो हमने परिकल्पना की थी कि एक परिमेय संख्या है, ये हमारी असत्य साबित हो गई। यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 2a बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब दोनों के बीच में बराबर का साइन बना हुआ है, यानी कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यदि ये अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि जो a बटे √2 है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या होती है। अतः 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 + √2, हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि हम इनको परिमेय संख्या मानकर सॉल्व करेंगे, तो हमने लिखा माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर a बटे b, जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा √2 को तो रखा है मैंने एज इट इज, a बटे b भी रखा है मैंने एज इट इज। अब ये जो प्लस का 6 है इसको मैं पक्षांतर करके RHS में लेके जा रहा हूं, तो प्लस का 6 जब इधर पक्षांतर में होके जाएगा तो ये हो जाएगा -6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √2 बराबर, इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि इसके नीचे हमने लगाया 1, एलसीएम आ गया हमारे पास b का भाग b में एक बार 1 को जब हम a से गुणा करेंगे तो ये रहेगा a, माइनस की जगह माइनस, a का भाग b में b बार जाएगा, और b को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6b। अब देखिएगा इस संख्या को हमने बटे के रूप में लिख दिया है, यानी कि ये संख्या हो चुकी है हमारे पास परिमेय संख्या, और इधर लिखा हुआ है हमारे पास √2, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये जो कथन है ये असत्य साबित हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, और जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ a - 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब ये क्या हमारी परिकल्पना असत्य साबित हो चुकी है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अब ये जो संख्या होगी
ये संख्या भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही तरीका हमने लिखा, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको मैं a बटे b के रूप में लिख सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 रूट 2 बराबर a बटे b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट 2 को तो रखा मैंने एज इट इज, ये यहाँ पर गुना में लिखा हुआ है 3, इसको गुना वाली संख्या को मैं ले जाऊंगा बटे में, यानी कि भाग में ये संख्या चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा a बटे 3b। अब देखिएगा इस संख्या को तो मैंने बटे के रूप में लिख दिया है, यानी कि ये संख्या तो हो गई हमारे पास परिमेय संख्या, ठीक है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः ये हमारी परिकल्पना असत्य साबित हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यदि ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ a बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये जो संख्या होगी ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करो रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी कि हम इसको वही परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। तो हमने लिखा माना रूट p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं रूट p प्लस रूट q बराबर a बटे b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये मैंने लिखा रूट p, ठीक है। अब प्लस q को मैं उधर पक्षांतरण करके लेके जा रहा हूं, यानी कि RHS में, यानी कि ये हो जाएगा रूट p बराबर a बटे b माइनस प्लस का q है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइनस में। अब मुझे यहाँ से ये अंडर रूट हटाना है, यानी कि रूट हटाना है, तो मैं कर रहा हूँ दोनों पक्षों का वर्ग। तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो देखिएगा यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास रूट p और इसका स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारे पास a बटे b माइनस रूट q और इसका हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा हमारे पास a माइनस b के होल स्क्वायर से। तो देखिएगा रूट p का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर बराबर, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये हमारे पास रहेगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले से मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो देखिएगा a की जगह है हमारे पास a बटे b, तो मैंने लिखा यहाँ a बटे b का
स्क्वायर करना है, यानी कि a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, गुना करना है a से, तो a की जगह है हमारे पास a बटे b, और गुना करना है हमें b से, b की जगह है हमारे पास रूट q, प्लस की जगह प्लस और b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह है हमारे पास रूट q, और इसका हो जाएगा हमारे पास रूट q का स्क्वायर। तो देखिएगा ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये p स्क्वायर नहीं, केवल p रहेगा हमारे पास, क्योंकि जब रूट p को रूट p से गुना करेंगे तो यानी कि पूरा p बन जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखा p बराबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 2, रूट q एज इट इज रहेगा, यानी कि 2ab रूट q प्लस, जब हम रूट q का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट q गुना रूट q, यानी कि ये रहेगा पूरा q। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जैसे रूट p को बाहर रखा है, ऐसे ही हम इस रूट q को बाहर रखेंगे और बाकी की संख्या को पक्षांतरण करेंगे। तो देखिएगा जब हम पक्षांतरण करेंगे यानी कि इस वाली संख्या को, तो हम जो RHS में इसको हम LHS में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो ये हो जाएगी हमारे पास प्लस में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2a बटे b, और ये हो जाएगा रूट q। ठीक है, ये मैंने ले लिया इसको LHS में, और RHS में है हमारे पास बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, प्लस का q लिखा है मैंने एज इट इज। अब देखिएगा ये प्लस का p है, जब ये RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का p। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा तो यहाँ मैंने लिखा है 2a बटे b, और ये लिखा मैंने रूट q बराबर, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ एलसीएम लेके, तो इसका जो एलसीएम होगा ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर, इनके नीचे हम बटे में 1 लगा सकते हैं दोनों के। तो देखिएगा b स्क्वायर का भाग b स्क्वायर में एक बार, एक को जब मैं a स्क्वायर से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 1 का भाग b स्क्वायर में जाएगा, b स्क्वायर, जब b स्क्वायर को q से गुना करूंगा तो ये b स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा और q भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज आ गया, 1 का भाग देंगे जब हम b स्क्वायर में, तो b स्क्वायर का b स्क्वायर को जो हम p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर p। अब देखिएगा हमें रखना है केवल रूट q को भाग, तो इस गुना वाली संख्या को हम ले जाएंगे भाग में, यानी कि हमने देखिएगा यहाँ लिखा है रूट q बराबर, इस संख्या को लिख रहा हूं मैं एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p, बटे में मैंने लिखा है b स्क्वायर। अब ये जो 2 गुना a बटे b है, इस गुना वाली संख्या को मैं भाग में लेके जाऊंगा, तो देखिएगा 2a तो रह जाएगा, यानी कि बटे में जब गुना में चेंज करूंगा तो b तो चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा हमारे पास 2a। अब ये b से b का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का 1 चला गया, यानी b गुना b, यानी कि 1 भी हमारे पास कट गया, तो यहाँ बच जाएगा केवल b, यानी कि इधर हमारे पास बचा है रूट q बराबर, यहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2ab। ठीक है, ये मान आ चुका है हमारे पास रूट q का। अब अगर हम देखें तो ये संख्या हो चुकी है हमारे पास परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट q भी एक परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब ये हमारी परिकल्पना असत्य साबित हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट q कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर q माइनस b स्क्वायर p बटे 2ab एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः रूट q भी एक, रूट q भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, क्योंकि रूट q एक अपरिमेय संख्या है, रूट q एक अपरिमेय संख्या है। जब रूट q एक अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि रूट p प्लस रूट q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी,
यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या थी, जो हमने परिमेय संख्या मानी थी, ये हमारी परिकल्पना असत्य हो गई। अब ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो चुकी है, जिसके क्वेश्चन हमने किए थे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग भेजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।